तो स्टडी कर ली कि चार्ज किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर कैसे आता है, और उस पर रिलेटेड सवालों को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है कि नहीं, ये हमने डिस्कस कर लिया। यानी हमने ये बात देख ली कि अब चार्ज आता कैसे है और चार्ज पार्टिकल पर कैसे आता है, चार्ज बॉडी पे कैसे होता है, कब अट्रैक्शन होता है, कब रिपल्सन होता है, और उस पर चार्ज पर आया तो उस पर हम सवालों कैसे तोड़ेंगे, वो आ गया। अब हम स्टडी कर रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल्स क्यों लिया? चार्ज पार्टिकल पर नेचर ऑफ फोर्स हमेशा कंफर्म है, सेम साइन रिपल्सन, अपोजिट साइन अट्रैक्शन, फिक्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन सेम साइन की चार्ज बॉडी ले लें, कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्सन, कंफ्यूजन है। इसलिए यहां पर सेम चार्ज पार्टिकल्स की बात कही गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिस्टम क्यों बोला गया? क्योंकि एक से ज्यादा है और उसकी हम स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इट्स स्टडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब शुरू हो रहा है आपके लिए बहुत इजी बात, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कूलॉम लॉ की। दो सेम साइन के चार्ज पार्टिकल लिए, मैं देख रहा हूं कूलॉम लॉ। दो सेम साइन के चार्ज पार्टिकल लिए और उनको मैंने आर की डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक, आर की डिस्टेंस पे रख दिया। अब इनमें क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हुआ। अब ये इस पर इंडक्शन, अब फिर चार्ज पार्टिकल, इस पर इंडक्शन इसकी वजह से हो नहीं सकता और इस पर इंडक्शन इसकी वजह से हो ही नहीं सकता। मतलब अपोजिट का बात ही नहीं आएगा और सेम साइन हमेशा ही रहेगा, मतलब रिपल्सन होगा। और वो रिपल्सन किधर होगा? अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ये इसकी वजह से इधर एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सिव फोर्स, और ये इस पर इसकी वजह से करेगा। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस बेटा हम समझ लेंगे तो हमारा जो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, सभी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोर्स लगता कैसे? फोर्स किसी भी कैटेगरी का फोर्स है वो हमेशा दो सिस्टमैटिक स्टेप के थ्रू ही लगता है। यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मैं यहां पे थोड़ा सा समझा रहा हूं, ऑफ एनी टाइप। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पूरे यूनिवर्स में बेटा 4 ही टाइप के हैं। पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ, चाहे पृथ्वी में कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी छोड़कर अगर हम प्लेनेट पर चले जाते हैं या अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर दूसरे के हम सोलर सिस्टम में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाए, केवल 4 टाइप के फोर्स है। आप कहोगे हम तो बहुत सारे सुनते हैं, कभी हम वाइल्ड फोर्स भी सुनते हैं, कभी हम फ्रिक्शन भी सुनते हैं, सब उसी की कैटेगरी में आएंगे। कोई ना जो नया टाइप इनसे नाम अलग होगा वो इनमें से किसी ना किसी की कैटेगरी में लाया गया होगा। अब इसमें क्या नाम? ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स।
ये 4 काइंड के फोर्स है। और आप देखिए सभी की सभी 2 सिस्टमेटिक स्टेप के थ्रू ही 2 बॉडी या 2 पार्टिकल के बीच में लगते हैं, 2 स्टेप के थ्रू, और वो भी 2 सिस्टमेटिक स्टेप। उसको समझ लिया तो हमारा पूरा 12th एकदम बढ़िया हो जाएगा, धुआंधार हो जाएगा। एक बार समझ लेंगे हर जगह वही अप्लाई हो रहा है। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्लियर हो गई, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो नेचुरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल का भी क्लियर हो गया। जब मैग्नेटिक फोर्स क्लियर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल, पूरा हर रिलेटेड कंसेप्ट इसके माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तरीका सबका एक ही है। तो पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हम किसके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे और आपके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात हो रही है, हम कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं भले ही आप 2 लोगों को एक साथ अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन इंटरेक्शन अलग अलग हो रहा है। आप अलग लेवल से समझ रहे हो, आप अलग लेवल से समझ रहे हो। इससे साबित हो रहा है भले ही सिस्टम में 2 से ज्यादा बॉडीज या पार्टिकल्स हों, लेकिन इंटरेक्शन 2-2 करके ही होगा। हमारे संतोष के बीच में अलग, हमारे आयुष के बीच में अलग, हमारे दिव्यांश के बीच में अलग, हमारे श्रेयांश के बीच में अलग, हमारे ध्रुव के बीच में अलग। क्यों? क्योंकि जब नंबर आए पेपर में तो सबके अलग अलग आए, और इससे साबित हुआ कि सभी ने अलग अलग समझा, इसलिए सभी की परफॉर्मेंस अलग अलग है। लेकिन मैंने तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाया था, लेकिन नंबर इसलिए अलग अलग आए क्योंकि ध्रुव और मेरे बीच में इंटरेक्शन अलग हो रहा था, आयुष और मेरे बीच में इंटरेक्शन अलग हो रहा था, संतोष और मेरे बीच में इंटरेक्शन अलग हो रहा था, श्रेयांश और मेरे बीच में इंटरेक्शन अलग हो रहा था, दिव्यांश और मेरे बीच में इंटरेक्शन अलग हो रहा था। तो क्या निकला? सिस्टम में भले ही 100 बॉडीज हो, 100 पार्टिकल्स हो, इंटरेक्शन 2-2 करके ही होता है। इसलिए हमने यहाँ पर 2 बॉडीज ले ली, 4 ले ले तब भी 2-2 करके ही होगा, पेयरिंग करके ही होगा। अब पहला स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले, अभी देखिए, सबसे पहले दोनों बॉडी, जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर और आपके माध्यम से समझाता हूं। मैं सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी प्रॉपर्टी की वजह से अपने चारों फील्ड डेवलप किया, अपने अंदर नहीं, अपने चारों। फिर एक बार बोलो, अपने अंदर नहीं, अपने चारों फील्ड डेवलप किया। मैंने सबसे पहले स्टेप के अनुसार अपने चारों फील्ड डेवलप किया, अपने बॉडी के सरफेस के चारों, अंदर नहीं। और जो मैं फील्ड डेवलप कर रहा हूं वो अपनी खुद की ऑन प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा हूं, और जो भगवान के द्वारा दी हुई है, नेचुरल है। एक मास नेचुरल प्रॉपर्टी है। नेट चार्ज, और नेट चार्ज कैसे आ गया? तो रगड़ के या टच करके या फेसिंग से नेट चार्ज आ गया, उसकी वजह से, या करंट की वजह से। जब नेट चार्ज का मोशन होने लगे, चार्ज पार्टिकल्स का मोशन होने लगे, तो चार्ज कैरियर हो जाता है और उसे हम करंट बोलते हैं। जब चार्ज मोशन करने लगे तो चार्ज कैरियर, वो डेफिनेट डायरेक्शन मोशन करने लगे तो करंट हो जाता है। यानी हमारी जो खुद की जो प्रॉपर्टीज है, मास, उसकी वजह से मैं फील्ड डेवलप कर सकता हूं। मेरे अंदर जो नेट चार्ज है, जो कंसेप्ट क्लियरेंस है, वो हमारा चार्ज है, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? कंसेप्ट को, यानी कि मतलब है फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे अंदर जो करंट है उसकी वजह से फील्ड, ये उसकी ऑन प्रॉपर्टी है। तो कोई भी बॉडी जो फील्ड क्रिएट करती है वो 3 प्रॉपर्टी की वजह से कर सकती है, या तो मास की वजह से, या नेट चार्ज की वजह से, या करंट की वजह से। मास की वजह से जब वो फील्ड क्रिएट करती है तो उस फील्ड का नाम बेटा होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और जब चार्ज की वजह से जब फील्ड क्रिएट करती है तो उसे बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और जब करंट की वजह से जो फील्ड क्रिएट करती है उसे बेटा बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब आया, मेरा मास ज्यादा है आपसे आयुष से, मेरा मास आयुष से ज्यादा है। मेरा मास क्या है?
माइक बंद कर लीजिएगा, माइक बंद कर लीजिए आयुष, है ना। हाँ, तो मेरा मास जो है आपके मास से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि मैं कर क्या रहा हूं मास की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड को फैला रहा हूं। कहां फैला रहा हूं? अंदर की बात, अपने सरफेस के बाहर, अपने अंदर नहीं। तो जब मैं सरफेस के बाहर जो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को फैला रहा हूं, तो मेरा मास आपसे ज्यादा है। आप भी अपने सरफेस के चारों ग्रेविटेशनल फील्ड को फैला रहे हैं, अंदर नहीं बाहर। तो मास मेरा ज्यादा है आपसे, मतलब है मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे चारों ओर काफी दूरी तक फैला होगा एज कंपेयर यू। मेरा यदि 200 मीटर तक फैला है, तो आपका 200 मीटर से कम दूरी तक फैला होगा। मास का लेना देना ही है। यदि मेरे अंदर चार्ज Q1 और आपके अंदर चार्ज Q2 है, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो फैला रहा हूं वो अपने सरफेस के चारों, मेरे अंदर नहीं होगा वो, और आपका अपने चारों ओर होगा। और मेरा चार्ज आपसे ज्यादा है, इसका मतलब मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा दूरी तक फैला होगा एज कंपेयर यू। मेरा यदि 1 किलोमीटर तक है, तो आपका जो है 1 किलोमीटर से कम दूरी तक फैला होगा। यदि मेरे अंदर करंट I1 और आपके अंदर करंट I2 है, तो इसका मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दूरी तक फैला होगा आपके कंपेयर में। इससे कोई फोर्स का लेना देना नहीं है। तो पहला स्टेप ये बोलता है कि इस वाले चार्ज पार्टिकल ने, अभी चार्ज पार्टिकल बोल रखा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्रेड आउट कर रहा है, अपने अंदर की अपने बाहर, अपने बाहर अपने अंदर नहीं। तो इसने अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्रेड आउट किया, और इसने भी अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्रेड आउट किया। अब यहां पर मान लो Q1 Q2 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ कि इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो फैलाया है वो बेटा ज्यादा दूरी तक फैला हुआ है एज कंपेयर Q2 वाले चार्ज पार्टिकल। यानी यदि Q1 वाले चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि वो 200 मीटर तक फैला है, तो Q2 वाले चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 200 मीटर से कम दूरी तक फैला होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया? पहला स्टेप क्लियर हो गया? यस सर। आपको बेटा आयुष? हाँ जी सर। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया, मैंने अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, आपने भी अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 200 मीटर तक फैला है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 200 मीटर से कम दूरी तक फैला है। वेरी गुड। आपका फील्ड आपके अंदर नहीं है, मेरा फील्ड मेरे अंदर नहीं, बाहर फैला हुआ, सरफेस के चारों फैला है। अब मैं अपने फील्ड में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मेरा फील्ड तो मेरे सरफेस के चारों फैला है। तो आऊंगा मैं किसी ना किसी के फील्ड में आ सकता हूं, वो दूसरे के फील्ड में आ सकता हूं। तो मैं आपके फील्ड में पूरी तरीके से आ गया। फिर एक बार बोल रहा हूं, मैं आपके फील्ड में पूरी तरीके से आ गया। तो मेरा फील्ड और आपके फील्ड का नेचर एक जैसा था। कैसे? मेरे फील्ड का भी नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड था और आपके भी फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो फोर्स लग सकता है। नेचर सिमिलर होना बहुत जरूरी है। यानी मैं आपके फील्ड में पूरी तरीके से आ गया, तो मेरे पर फोर्स आपके द्वारा नहीं, आपके फील्ड के द्वारा मैं फोर्स को एक्सपीरियंस करूंगा। कौन सा फील्ड था? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए फोर्स का नाम भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा। यदि मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड को फैलाया और आप इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहे हैं, मैं भले ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरी तरीके से आ जाऊं, लेकिन नेचर ऑफ फील्ड एक जैसा नहीं है, इसलिए मैं कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करूंगा। ये बात आपको समझ आ गई? तो यहां वाला चार्ज पार्टिकल ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फैला रहा है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है, और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया पूरी तरीके से, इसलिए इस पर फोर्स, पहले पर फोर्स किसके द्वारा लगेगा? दूसरे के द्वारा नहीं, दूसरे के फील्ड की वजह से लगेगा। और दोनों का नेचर एक जैसा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब इसी तरीके से ये वाला चार्ज पार्टिकल Q1 के फील्ड में नहीं आया, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आप मेरे फील्ड में नहीं आ रहे हैं, तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, फोर्स ही नहीं लगेगा। यदि आप मेरे फील्ड में पूरी तरीके से आ गए, नेचर भी एक जैसा फील्ड का, तो मेरे फील्ड की वजह से आप पर फोर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? ये है फोर्स 2 पर, तो इसकी वजह से, 1 की वजह से नहीं, 1 के फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। बात समझ आ गई? इसी तरीके से यदि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को फैला रहा हूं, आप भी ग्रेविटेशनल फील्ड फैला रहे हैं, मैं आपके ग्रेविटेशनल फील्ड में पूरी तरीके से आ गया, तो मेरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपके फील्ड की वजह से लगेगा।
और आप मेरे फील्ड में आ गए तो आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे फील्ड की वजह से लगेगा। मैं मैग्नेटिक फील्ड को फैला रहा हूं, आप भी मैग्नेटिक फील्ड फैला रहे हैं, मैं आपके मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरीके से आ गया तो मेरे पर मैग्नेटिक फोर्स आपके फील्ड की वजह से लगेगा और आप पर मैग्नेटिक फोर्स मेरे फील्ड की वजह से लगेगा। मेरी वजह से नहीं लगेगा, मेरे फील्ड की वजह से लगेगा। ध्यान रखिए, किसी आईएएस ऑफिसर के पास जाते हैं तो उससे मिलने नहीं जा रहे, उसके पावर, उसका जो फील्ड है, उसका जो पावर है, उस पावर का उपयोग करने जाते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, उसके पावर, उसका जो फील्ड है, उसके फोर्स को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं ताकि हमें रिलीफ मिले, जो हमें दिक्कत है उसका ये होता है। किसी मास्टर के पास आ रहे हो, उससे मिलने नहीं आते हैं, उसका जो फील्ड है, उसके फील्ड से हम फोर्स एक्सपीरियंस करके जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग जाते हैं। किसी वकील से मिलने जा रहे हैं, उस व्यक्ति से नहीं मिलने जाते, उसका जो फील्ड है अपनी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए जाते हैं। ध्यान रखना, किसी व्यक्ति से आपका अट्रैक्शन नहीं होता है, उसके व्यक्ति के फील्ड की वजह से, उसके जो कर्म है, उसका जो ऑरा है, उस कर्म का जितना डेडिकेशन और आउटपुट और एफिशिएंसी है, उसका फायदा लेने हम लोग जाते हैं, उस व्यक्ति से मिलने नहीं जाते हैं। ये ध्यान रखिए। इसलिए कभी भी इंटरेक्शन जो होता है वो किसी व्यक्ति या बॉडी की वजह से नहीं होता है, पार्टिकल की वजह से नहीं होता, उसके फील्ड की वजह से कोई भी बॉडी फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। ये तभी करेगी जब नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फील्ड एक जैसा होगा। यदि नेचर ऑफ फील्ड डिफरेंट है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यदि आप डॉक्टर से मिलने गए और काम था पढ़ाई का तो वहां पे डॉक्टर कोई रिलीफ नहीं देगा, फील्ड अलग है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। यदि आप बीमार हैं और चले गए मास्टर साहब के पास, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, फील्ड अलग है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास गए, आप रिलीफ मिल जाएगा, नेचर ऑफ फील्ड एक जैसे, इसलिए फोर्स लगेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का जो फोर्स लगने का जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। आपको बात क्लियर हो गई कि नहीं, बताइए आप। हो गई जी। पक्का? हम जी सर और रिवाइजन करेंगे तब होगी। और हाँ, तो हमने बता दिया, ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो। अब यहाँ पर दूसरी बात, आइए, हमने आज जो मैंने लेक्चर लिया ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका इलेक्ट्रो भी क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी भी क्लियर हो जाएगी, मैग्नेटिज्म भी क्लियर हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स भी क्लियर हो जाएगी भाई, और 11th का जो पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। यानी इतना धुआंधार इसका उपयोग है ओवरऑल फिजिक्स में, सवालों को समझने, अटेम्प्ट करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में और कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में, क्योंकि सभी की ज्यादातर कॉन्सेप्ट फोर्स से रिलेटेड है। फोर्स से, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स से, चाहे मैग्नेटिक फोर्स से, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स से, चाहे न्यूक्लियर फोर्स से, चाहे वीक फोर्स से। इसलिए यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो नेचुरली इस पर डिपेंडेंट अदर कॉन्सेप्ट्स और डेरिवेशन अपने आप क्लियर हो जाएंगे और अपने आप हमारे अलग अलग लेवल के सवाल अपने आप ही निकलने लगेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। अब मैं आता हूं इसको दूसरी बात, ये इसके फील्ड में आ गया, ये इसके फील्ड में आ गया, तो फोर्स लग गया भाई। अब पहले आप देखिए, हमने जब भी हम कोई भी इंटरेक्शन करते हैं तो उसके चारों बाउंड्री बनाते हैं। जब भी कोई टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को, चारों बाउंड्री से बोल देते क्लास, ताकि उसे डिस्टरबेंस ना हो। बाउंड्री इसलिए बनाई जाती है डिस्टरबेंस ना हो। जब डॉक्टर अपनी केबिन में किसी पेशेंट को देखता है तो केबिन बना देता है, बाउंड्री बना देता है, उसे डिस्टरबेंस ना हो, ताकि इंटरेक्शन प्रॉपर हो सके, ताकि रिजोल्यूशन समस्या क्या हो सके, इसलिए बाउंड्री बना देते हैं। ऐसी बाउंड्री को बेटा बोलते हैं आइसोलेटेड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो इसे हम बोल देते हैं आइसोलेटेड सर आज के लिए ठीक है सर, और फिर दिमाग में आ भी नहीं रहा। अब सुन लो, इसको कर लो, ये पूरा कर लेते फिर छोड़ेंगे, ठीक है? 5 मिनट का आइसोलेटेड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अरे भैया, कोरोना काल में हमें आइसोलेशन का मतलब पता चल गया। ये व्यक्ति को कोरोना हो गया, कोविड-19 हो गया, उसे कमरे में बंद कर दिया, खाना भी दरवाजे के नीचे सांस होती तो उससे देते, तो उससे कोई इंटरेक्शन नहीं रखना है। ये है, तो इससे बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इससे बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं रखना है, इसलिए बाउंड्री बना दी। और इस सिस्टम में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? फोर्स।
क्या किसी ने बाहर से कोई फोर्स लगाया? नहीं, इसीलिए तो ये बाउंड्री बनाई गई है। सिस्टम पर बाउंड्री इसलिए बनाई गई है ताकि इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसे कोई डिस्टर्ब ना कर दे। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे कोई डिस्टर्ब ना कर दे, इसलिए बाउंड्री बना दी। तो डिस्टर्ब ना करे मतलब नेट फोर्स 0। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या हुआ कि इस पर फोर्स इसकी वजह से नहीं, इसके फील्ड की वजह से लग गया, और जब ये इसके फील्ड में आ गए तो इस पर फोर्स की वजह से लग गया। मतलब है, लेकिन सिस्टम पे नेट फोर्स 0 था, तो बाद में भी क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। इसलिए दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना जरूरी, क्योंकि बाहर से तो किसी ने कोई फोर्स लगाया ही नहीं, ये तो आपस में इंटरेक्शन है। इसलिए जब भी मेरे 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 पर फोर्स आपकी फील्ड की वजह से जब लगेगा, तो यदि F लग रहा है तो आप पर भी मेरे फील्ड की वजह से फोर्स जो लग रहा है वो भी F लगना चाहिए। यही है एक्चुअल में इंटरेक्शन। हमारी ताकत से, आपकी ताकत से फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। जब कोई दो बॉडीज या पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन जिस पॉइंट पर हो रहा है, वो दोनों के पॉइंट आपस में क्लियर होना ही इंटरेक्शन का सिंबल है। इसलिए जब दो बॉडी एक दूसरे के फील्ड में आती है, भले ही उनके चार्ज अलग है, भले ही उन दोनों के मास अलग है, भले ही उन दोनों के करंट अलग है, लेकिन एक दूसरे के फील्ड में आने के बाद उन पर फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि अपोजिट होगा तो F माइनस F बराबर 0, और सिस्टम का नेट चार्ज 0 ही बना रहता है। सिस्टम का, बॉडी का नहीं, पार्टिकल का नहीं, सिस्टम का नेट चार्ज 0 बना रहता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो एक बात ये, इसको आपको ध्यान रखना। पहली बात, F इसलिए बोला न्यूटन ने कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए न्यूटन ने बोला। न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर हो गया। और सिस्टम कैसा था? चल रहा था कि रुका था? सिस्टम तो रेस्ट पे था। कमरा रेस्ट पे है, जिसके बीच में डॉक्टर और पेशेंट जो इंटरेक्शन कर रहे हैं। कमरा रेस्ट पे, क्लासरूम रेस्ट पे, जिसके बीच में, जिसके अंदर स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्शन कर रहे हैं। सिस्टम इज एट रेस्ट। इसका मतलब है जब सिस्टम रेस्ट पे है तो ये दो है, तो रिलेटिव रेस्ट पे होनी चाहिए। मतलब है कि ये और ये चार पार्टिकल रिलेटिव रेस्ट पे होने चाहिए। मतलब यदि मैं मास हूं तो दोनों रिलेटिव रेस्ट पे होने चाहिए, करंट हो तो दोनों रिलेटिव रेस्ट पे होने चाहिए। मतलब है ये फॉर्मूला, अब ये कॉन्सेप्ट को कूलॉम लॉ को कब अप्लाई करेंगे? जब ये चार्ज पार्टिकल इसके लिए होना चाहिए, ये चार्ज पार्टिकल इसके लिए होना चाहिए। पार्टिकल क्यों बोला? क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स कन्फर्म्ड है कि रिपल्सन ही है। सेम साइन अपोजिट साइन अट्रैक्शन है। सेम साइन की चार्ज बॉडीज लेते तो कभी रिपल्सन कभी अट्रैक्शन कन्फर्म नहीं था, इसलिए कूलॉम ने जानबूझ के चार्ज पार्टिकल लिया। इसलिए इस पे डिपेंडेंट जो भी फार्मूला बनेगा वो चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड होगा, बॉडी के लिए वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात, रिलेटिव रेस्ट पे दोनों होना जरूरी है, यानी दोनों रिलेटिव रेस्ट पे होना जरूरी है। रिलेटिव रेस्ट का मतलब थोड़ा समझिए। स्टूडेंट और टीचर एक ही फ्रेम में, वो दोनों रेस्ट पे है, तो बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक कंडीशन इसकी। अब आप देखिए दूसरी कंडीशन। मान लीजिएगा टीचर स्कूटर चला रहा है, उसके पीछे स्टूडेंट बैठा हुआ है। स्टूडेंट से मैंने पूछा है टीचर क्या कर रहे हैं? सर बैठे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बैठ कर स्कूटर चला रहे हैं। और मैंने टीचर से पूछा तो टीचर कहेगा स्टूडेंट पीछे बैठा है। बहुत आर एट रेस्ट। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। ये है रिलेटिव रेस्ट का मतलब। यानी दूसरी कंडीशन क्या आ गई रिलेटिव रेस्ट की? बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि एक रेस्ट पर है और आपके सामने कमरे में चींटी मोशन कर रही है, तो ध्यान से जब देखेंगे तो पता चलेगा कि वो चल रही है। मतलब एक रेस्ट पर और दूसरी जो बॉडी है या पार्टिकल है वो नेग्लिजिबल कांस्टेंट, नेग्लिजिबल मैंने बोला, नेग्लिजिबल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है।
ये भी रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम। आप भी कमरे में और चीटी भी उसी कमरे में होनी चाहिए, कॉमन फ्रेम होना चाहिए, एक ही फ्रेम पर होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन वैलिड हो रही है, क्या कंडीशन, कि यदि कूलॉम लॉ पर फॉर्मूला जब बनेगा, इस पर बेस्ड जो भी फॉर्मूला बनेगा वो चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड होगा। मतलब Q1 Q2 के लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए क्योंकि इंटरेक्शन दोनों के बीच में हो रहा है, और Q2 Q1 के लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सिस्टम रेस्ट पे होना चाहिए, मतलब दोनों रिलेटिव रेस्ट पे होना चाहिए। मतलब सिस्टम एट रेस्ट, मतलब क्या हुआ, Q1 and Q2 should be at relative rest। रिलेटिव रेस्ट की हमने कितनी कंडीशन बता दी, 3। क्या क्या बता दी, दोनों रेस्ट पे हो कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट पे, जैसे